वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम स्टैटिक जीके के साथ करंट को लिंक करेंगे। और फर्स्ट पार्ट ये रहेगा हमारा सोर्सेज की। अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स जो अब हम फॉलो कर रहे हैं इसमें, लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। और गवर्नमेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो। दोनों सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितना भी करंट आज हम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो इंटीग्रेटेड रहेगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस जो करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जल्दी कोशिश करेंगे करंट कवर करने की। और देखो, एक बात मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमारी जो मंथली मैगजीन है उसमें भी अवेलेबल है। तो जो मंथली मैगजीन है वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, और उसमें जो है वो इन डेप्थ में आपको जो है वो कंटेंट मिल जाएगा। और मैगजीन आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नाटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है जिसको बनाया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 अगर हम बात करें तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुई थी, और जिसका एंड जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराने के बाद हुआ था, जब जापान ने सरेंडर किया था। जो ये नाटो है इसको एस्टेब्लिश किया गया 1949 में। और इनिशियली अगर हम बात करें इसके फाउंडिंग मेंबर्स तो टोटल 12 है। 32 याद करने की जरूरत नहीं है, पूरे स्मार्ट वर्क करेंगे तो जो 12 फाउंडिंग है हमारे को ये याद करके चलने हैं, और जो 2 न्यू बने हैं वो याद करके चलने हैं। तो 12 अगर हम बात करें कौन कौन इसमें मेंबर आता है, देखो USA, UK, बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और फ्रांस, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 32 मेंबर्स है। 31st मेंबर अगर हम बात करें तो फिनलैंड बना था 2023 में, और 32nd मेंबर बना था दैट इज स्वीडन 2024। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में? क्वेश्चन बन सकता है कि अभी लेटेस्ट मेंबर कौन बना है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रखना। नेटो का हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जो आपको याद रखना है। और नाटो का जो मेन फंक्शन रहता है ना, ये कलेक्टिव डिफेंस को प्रमोट करते हैं। इनका एक प्रिंसिपल रहता है कलेक्टिव डिफेंस का। जैसे मान लीजिए 32 मेंबर्स में से अगर किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक हो गया तो दैट मीन्स वो नेटो के ऊपर अटैक है, फिर कलेक्टिवली जो है वो ये जो है वो मिलकर उसका सामना करेंगे। और इसमें एक जो प्रिंसिपल आता है ना, और जो फैक्टर रहता है पूरा का पूरा, वो रहता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। ये काउंसिल प्रॉपर पूरा डिसाइड करती है, और जितने भी जो डिसीजन रहते हैं ना पॉलिटिकल, वो सारे के सारे ये काउंसिल लेती है। देन उसके बाद जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि जो ये नाटो है ना, मेनली एक्टिव तब हुआ था जब कोल्ड वॉर चली हुई थी। कोल्ड वॉर जो है वो USA और USSR के बीच में हुई थी, जिसका एंड 1991 में हुआ था। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर, यानी कि 1945 से लेकर 1991 के बीच में नाटो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहा था। और उसके बाद 2023-24 में जो है वो ज़्यादा एक्टिव हुआ है, आफ्टर द यूक्रेन जो है वो रशिया वॉर के बाद। तो ये दोनों के बीच में जो लड़ाई चली है, इसके बाद भी जो है वो अगेन नाटो जो है वो एक्टिव हुआ है। जो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी ये की पॉइंट क्यों हमें पढ़ने हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। देखो, जैसा क्वेश्चन आ जाए कि बेलारूस क्या जो है वो नाटो का मेंबर है या नहीं है। अब हम गलती क्या करते हैं पता है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जितने भी यूरोप के जो देश है ना, वो सभी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो सब क्या है, नाटो का पार्ट है। पहले तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर है वो भी नाटो का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हमें ये जो 3 पॉइंट्स है ना यहाँ पर ये याद करके चलने हैं। पहला, स्विट्जरलैंड, मोल्डोवा और बेलारूस। स्विट्जरलैंड, मोल्डोवा और बेलारूस ये जो है वो नाटो का पार्ट भी नहीं है, और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स है, और उसमें भी स्विट्जरलैंड, मोल्डोवा और बेलारूस नहीं आते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया, ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, बट लेकिन नाटो का पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रिया नाटो का पार्ट नहीं है। यूके की अगर हम बात करें तो वो नाटो का मेंबर है,
लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। 2020 में उसने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद वर्सो पैक्ट एक 1955 में हुआ था, ठीक है। ये कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है जो कि साइन हुई थी यूएसएसआर और यूएसए लेड नेटो के बीच में। सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसएसआर का इनिशिएटिव है 1992 में। देखो 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर ब्रेक हो गया था, उसके बाद बन गया रशिया। फिर जो रशिया यूएसएसआर से जो देश टूटे थे, ठीक है, उनकी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी बनाई, मतलब सीएसटीओ में उनको इन्वाइट किया गया ताकि अगर उनके ऊपर कोई अटैक करे तो, क्योंकि वो यूएसएसआर का पार्ट थे पहले, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसमें रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस। तो याद रखना बेलारूस जो है वो सीएसटीओ का पार्ट है जो कि रशिया का इनिशिएटिव है, नेटो का पार्ट नहीं है। देन उसके बाद आता है नेटो प्लस। इसमें जो नेटो के मेंबर्स हो गए 32 प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। तो ये हो गए आपके नेटो प्लस। उसके बाद 5 आई नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल न्यूज में चल रहा है। तो देखो 5 आई जो नेशंस है ना, ये इंटेलिजेंस शेयर ग्रुप है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ज्यादा एक्टिव हुआ था, ठीक है। और इसमें कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंटेलिजेंस जो है वो शेयर करते हैं। लाइक मतलब जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब चैलेंजेस आ रहे थे तो इन्होंने जो है वो सीक्रेट अलायंसेस बनाई थी और सीक्रेटली जो है वो ये जैसे इंटेलिजेंस ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कि रॉ हो गया, आईबी हो गया, तो उसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो इसमें 27 मेंबर्स है और इसको एस्टेब्लिश किया गया है मार्शेस ट्रीटी से। और ये ट्रीटी जो है वो काम करना शुरू किया था 1 नवंबर 1993 में, यानी कि 1993 में इसने काम करना शुरू किया था। इसकी अपनी करेंसी है और अपनी करेंसी का नाम है यूरो, लेकिन 27 मेंबर्स यूरो को नहीं फॉलो करते। सिर्फ 19 नेशन ऐसे है या 19 मेंबर नेशन इसमें ऐसे है जो कि जो है वो फॉलो करते हैं यूरो को अपनी करेंसी, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम ने लेफ्ट कर दिया था यूरोपियन यूनियन को 2020 में। और अगर हम बात करें कि जो लेटेस्ट मेंबर बना है यूरोपियन यूनियन का, तो दैट इज क्रोएशिया, ये बना है 2013 में। तो ये भी इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन न्यूज में क्यों था, क्योंकि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया, यूएसए वापस चला गया इससे। और 2018 में भी यूएस इससे बाहर गया था। उस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उस टाइम पे भी जो है वो उन्होंने लेफ्ट किया था इसको, बट लेकिन जॉय बाइडेन ने अगेन 2021 में ज्वाइन कर लिया था। ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, पहला पॉइंट। उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया है 2006 में। ये जो काउंसिल है इसमें 47 मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स का जो टेन्योर है वो 3 साल का रहता है। तो आपको ये याद रखना है दोनों पॉइंट्स की, 47 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर का टेन्योर जो है वो 3 साल का रहता है। इनका जो मेन टारगेट है ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करते हैं और साथ में रिकमेंडेशन देते हैं ताकि ह्यूमन राइट्स को वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट इज वर्ल्ड वाइड का, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें साथ में ही, लाइक एक अगर हमने अगर हमने वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमन राइट की बात करी तो हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी साथ में डिस्कस करते हैं, जिसको बनाया गया 1993 में, ठीक है, बाय एन एक्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993। ये जो 1992 का जो ईयर है ना, ये हर साल एग्जाम में आते हैं एचएस में। लास्ट टाइम भी एचएस में थे, वुमेन वाला पूछ रखा था, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका वुमेन के रिगार्डिंग जो कमीशन है। तो दैट्स वाई ये 1992 और 1993 दोनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के थ्रू बनी है तो स्टैट्यूटरी हो गया। वॉचडॉग है, मतलब जो ह्यूमन राइट्स है भारत में उसके रिगार्डिंग प्रॉपर पूरी नजर रखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। प्लस इसका जो नेचर है वो क्वेसी जुडिशियल है, यानी कि इसके पास कुछ जुडिशरी के रिगार्डिंग कुछ पावर होती है। ये तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसमें ना मेनली ये क्या करते हैं कि प्रॉपर केस वगैरह को स्टडी नहीं करते, लाइक इन्वेस्टिगेशन करेंगे लेकिन उतनी हाई लेवल पर नहीं होती है। केस जो है वो फाइल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ही होगा। देन उसके बाद कंपोजिशन अगर हम बात करें
तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 5 जो फुल टाइम मेंबर होते हैं। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है उनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। और जो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी होती है, उस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इसमें मेंबर्स लीडर ऑफ द अपोजिशन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, प्लस यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो इसमें मेंबर होते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया ने कंपैक्ट इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्पेशली हमें बहुत हेल्प करेगा। तो अगर हम बात करें कि ये जो इनिशिएटिव है कंपैक्ट एक्चुअल में है क्या, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलेरेटिंग कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो दैट मीन्स जितने भी हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है, जो भी हमारे कोऑपरेटिव एरियाज है, लाइक जैसे पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, या अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिफेंस, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन, ये सभी में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो है वो कंपैक्ट इनिशिएटिव शुरू किया गया। अब ये इनिशिएटिव में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि 10 ईयर का एक डिफेंस जो है वो फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि हम जो है वो एडिशनल डिफेंस सेल करेंगे और साथ में को प्रोडक्शन करेंगे। तो एक तो सेल परचेज को इंक्रीज करना है और को प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना है, प्लस एडवांस मिलिट्री कोलैबोरेशन यहां पर चलेगी इंडिया और यूएस के बीच में। उसके बाद इकोनॉमिक एडवांसमेंट में यहां पर फोकस किया जा रहा है कि जो बाइलेटरल ट्रेड है ना उसको 500 बिलियन तक लेके जाना है, 500 बिलियन तक लेके जाने का टारगेट है। और ये टारगेट हमें कब तक अचीव करना है, 2030 तक, यानी कि डबल। तो अभी हमारे और यूएस के बीच में तकरीबन जो है वो 250 के अराउंड जो है वो 250 बिलियन के अराउंड जो है वो ट्रेड होती है। फिर उसके बाद एक ट्रस्ट इनिशिएटिव भी शुरू किया है, इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो कौन कौन सी फील्ड में, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स होते हैं, ठीक है, एक 0 वैल्यू होती है और एक 1 वैल्यू होती है, 0 सबसे कम और 1 सबसे हाईएस्ट। तो याद रखना क्वांटम कंप्यूटिंग में 2 काम आएंगे आपको बिट, एक 0 सबसे कम और 1 मैक्स। उसके बाद एक इंडस इनोवेशन भी हमने शुरू किया है, जिसमें हम स्पेस कोलैबोरेशन को और ज़्यादा डीपन ले जाएंगे और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। प्लस अगर हम बात करें स्पेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नासा और आईएसआरओ दोनों जो है वो मिलकर जो है वो एक्सोम मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सेंड करेंगे पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब रिटायर्ड होगा ये भी आपको साथ के साथ में जो है वो लर्न कर लेना है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं और इसको अपने पास नोट डाउन करके रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट है SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये सार्क नेशंस का इनिशिएटिव है। सार्क मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज रह रही है उनके एसोसिएशन, ताकि रीजनल कोऑपरेशन बने रहे। कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है, अफगानिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये सार्क के भी मेंबर्स है, प्लस ये जो आपका साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें भी ये मेंबर्स जो वो सिग्नेटरी है। इसने काम करना शुरू किया है 2006 में। तो देखो इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, 5 + 1 कर देना 6, और 2006 से आपको उसको याद रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या जो है वो टारगेट है इस इनिशिएटिव के अंडर। तो सबसे पहला तो जो ट्रेड बैरियर्स है उसको एड्रेस करना, उसके बाद एक फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना। थर्ड क्या है यहाँ पर कि जो रीजनल कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना। फोर्थ अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट करना। इसमें एक चैलेंज भी रहता है, एक नॉर्मल चैलेंज कि हमारी पाकिस्तान के साथ ट्रेड और कॉमर्स बहुत कम, बहुत रेयर हो रही है, तो ये एक चैलेंज है इसमें। देन उसके बाद ईस्ट एशिया समिट, 19th ईस्ट एशिया समिट जो 2024 में वेंटिने में हुआ था, ठीक है, वेंटिनिए लाओ PDR में। और यहाँ पे ठीक है जो फोकस किया गया था, स्पेशली इंडिया ने जो कहा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक हाईलाइट किया यहाँ पे पॉइंट कि जो आसियान नेशन है ना, जो आसियान जो 10 नेशंस है, ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसका बेस जो है वो ये आसियान नेशन है। अगर हम बेसिक बात करें रिगार्डिंग द ईस्ट एशिया समिट, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है 2005 में, पहला पॉइंट, ठीक है। और ये जो आइडिया है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में आइडिया दिया था, जब एक इंडोनेशिया से डेलीगेशन भारत आया था, आसियान नेशंस का एक डेलीगेशन भारत आया था, तब उन्होंने जो है वो ये आइडिया दिया था ईस्ट एशिया समिट का, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद इंडिया जो है वो 2005 से ही जो है वो इसका मेंबर है। ओरिजिनली इसमें 16 मेंबर हुआ करते थे, बट अभी 18 है इसमें। तो 10 जो है वो इसमें आसियान नेशंस हो गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएसए। तो ये जो है वो इसके मेंबर्स है जो आपको याद रखने हैं। कॉपरेटिंग एरियाज की अगर हम बात करें तो एनर्जी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड एनर्जी मेन फोकस एरिया। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, साथ में हेल्थ और फाइनेंस की तरफ फोकस कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और रीजनल सिक्योरिटी। इन ये सभी जो है वो कोऑपरेटिव एरियाज है। जब भी कभी समिट होता है तो इन एरियाज पर बातचीत होती है। इसके बाद आप और भी साइबर सिक्योरिटी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और रीजनल जो इश्यूज रहते हैं उनको भी, लाइक जैसे म्यांमार क्राइसिस हो गया, श्रीलंका में क्राइसिस होते हैं, बांग्लादेश में, तो वो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। देन उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 356 के अंडर होती है। और बेसिक अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, तो एक तो आर्टिकल 356 इटसेल्फ ग्राउंड है, और दूसरा आर्टिकल 365। ये दो ग्राउंड रहते हैं जिसके अंडर इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 356 जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो गई या उनसे जो है वो संभाला नहीं जा रहा स्टेट। देन उसका सेकंड 365, जब सेंटर की डायरेक्शन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाती है स्टेट, ठीक है, और इग्नोर करते हैं, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगेगा आर्टिकल 356 के अंडर ही। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद याद रखना कि आर्टिकल 356 को जो है वो सरकार या कमीशन ने कहा है लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन, ठीक है, इसका मिस यूज नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो सिंपल ये प्रोविजन रहते हैं। प्रेसिडेंट रूल का अप्रूवल जो है वो विद इन 2 मंथ्स जो है वो पार्लियामेंट से हो जाना चाहिए, और अगर अप्रूवल हो जाता है तो मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाई जा सकता है प्रेसिडेंट रूल। और उसमें याद रखना है कि 6 महीने बाद अप्रूवल दोबारा लेना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या रहता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो डिसॉल्व सस्पेंड हो जाएगी। उसके बाद जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और जो जुडिशरी है वो भी सिमिलर वैसे ही फंक्शन करती रहेगी, यानी कि हाई कोर्ट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा स्टेट में इमरजेंसी लगी है या नहीं लगी है, स्टेट इमरजेंसी स्पेशली। उसके बाद एसआर बोमानी केस में ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल है इट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 1995 में जो है वो वर्डिक्ट आया था ये, और इसमें कहा था कि प्रेसिडेंट रूल इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और सरकारी कमीशन ने कहा था लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन, जो आपको याद रखना है। उसके बाद देखो साथ में ना एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, कमीशन या कमिटीज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना 2 ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। राजमनर कमेटी तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी 1969 में। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 अकाली दल ने बनाया था। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977 वेस्ट बंगाल सरकार ने। सरकारिया कमीशन यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था 1987 में, और MM पुंछी कमीशन बनाया था 2007 में। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये 5 भी आपको याद करके रखने हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे CBI के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथनम कमेटी। ये जो कमेटी है करप्शन को एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी, और ये एक नॉन स्टेटरी बॉडी है CBI की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स इनका कोई अपना एक्ट नहीं है, ये पावर ड्राइव करते हैं दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और ये ऑपरेशन मतलब किसके अंडर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर जहाँ वर्क करती है, जो कि PMO को रिपोर्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करती है ये ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और साथ में असिस्ट करती है लोकपाल और CVC को भी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को भी असिस्ट करती है। करप्शन से रिलेटेड केसेस को CBI देखता है। प्लस इंटरपोल,
इंटरपोल में सीबीआई हमें रिप्रेजेंट करता है, ये भी याद रखना। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 345, जिसमें ये कहा गया है स्टेट कैन चूज वन और मोर लैंग्वेज फॉर देयर ऑफिशियल पर्पज। लाइक जैसे कि हिंदी और उसके साथ हमने यू फॉलो कर दिया उर्दू, या हमने फॉलो कर दिया हिंदी के साथ इंग्लिश, या हिंदी के साथ हमने फॉलो कर दिया तमिल। जैसे उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो हिंदी है, ठीक है, वहाँ पे संस्कृत है, वहाँ पे जो है वो इस तरह से। या जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उर्दू भी आती है, डोगरी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 350A, इसमें कहा गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रमोट करे मदर टंग को, स्पेशली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में। और प्राइमरी लैंग्वेज जो आपकी प्राइमरी लेवल पर जो लैंग्वेजेस होनी चाहिए ना, जो वो मदर टंग में होनी चाहिए, ऐसा जो है वो 350A में कहा गया है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 351, जिसमें कहा गया है प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ये आर्टिकल 351 में कहा गया है। प्लस यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, वो हिंदी होती है। और वो कौन सी हिंदी? वो हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ऐसा आर्टिकल 343 में मेंशन्ड है। तो याद रखना है, यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट है BRO, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया है 7 मई 1960 में, और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। इसका जो मेन काम है बॉर्डर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और इनकी वन ऑफ द नोटेबल अचीवमेंट रहती है अटल टनल, जिसकी लेंथ जो है वो 9.2 किलोमीटर है। उसके बाद देखो ये कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज है जो कि 2024-25 के बीच में हुई। तो इसमें देखो डेजर्ट साइक्लोन इंडिया UAE के बीच में होती है, राजस्थान में हुई थी। साइक्लोन 1 एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडिया इजिप्ट के बीच में, इजिप्ट में हुई थी। खंजर जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश में। साडा तंसीक इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में, राजस्थान में हुई थी। धर्म गार्डियन इंडिया जापान के बीच में, राजस्थान। समुद्र लक्ष्मणा इंडिया और मलेशिया के बीच में, विशाखापट्टनम इंडिया में हुई थी। टाइगर ट्रिम्प इंडिया US के बीच में, काकीनाडा रीजन में, इंडिया में हुई थी। एक्स लेमिते इंडिया और शेचेल के बीच में, और ये शेचेल में हुई थी। एक्सरसाइज दस्तलिक, ये जो है वो दस्तलिक, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। और साइबर सुरक्षा, ये भारत के में ही जो है वो, मतलब भारत की जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देन युद्ध अभ्यास इंडिया और US के बीच में, राजस्थान में हुआ था। काजी हिंद इंडिया और कजाकिस्तान ये उत्तराखंड में। विम्बैक्स वज्र प्रहार इंडिया और US के बीच में, USA में हुई थी। और विम्बैक्स जो है वो इंडिया वियतनाम के बीच में, चंडी मंदिर में हुई थी, और अंबाला यानी कि इंडिया में हुई थी। और हरिमू शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच में, ठीक है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, नेपाल में हुई थी। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट, जो आपको याद रखना है, राजस्थान में। और धर्म गार्डियन इंडिया जापान। तो ये एक्सरसाइजेज आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ना यहीं से ही जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। देखो सूर्य किरण आ रखी है, मैत्री आ रखी है पेपर में, ठीक है, वज्र प्रहार पूछ रखी है, मालाबार पूछ रखी है, तो ये सभी कवर ऑलमोस्ट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राई सर्विसेज जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, लाइक गांधी विजय। इसमें हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन नेवी और इंडियन जो एयरफोर्स है वो तीनों पार्टिसिपेट करती है। तो गांधी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, तो ये सभी के सभी जो है वो हमारे ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आपको जो याद रखना है दैट इज कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट जो है वो इकोनॉमी है, ठीक है। डिजिटल लेवल पर जब हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 3rd जो है वो डिजिटाइज्ड इकोनॉमी है, और इसमें जो पहले नंबर पर आता है दैट इज USA और दूसरे पर आता है चाइना। प्लस जो GDP में कंट्रीब्यूशन है ना डिजिटल इकोनॉमी के, अगर हम बात करें तो 2022-23 में थे 11.74%, 11.74% थे 2022-23 में। 2024-25 में हम एक्सपेक्ट जो हमारा है वो टारगेट चल रहा है 13.42%, 13.42% 2024-25। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2029 तक ये जो वो 20% तक इंक्रीज हो सकता है। तो दैट मीन्स भारत क्या बन रहा है, डिजिटल बन रहा है। तो डिजिटल इंडिया का जो हमारा विजन है वो हमें जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट है इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरला में है और पेरियार रिवर जो है वो इससे क्रॉस करती है। ध्यान रखना है कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहिर का घर है। नीलगिरी ताहिर इस रीजन में मिलेगा, तो हमें ये भी क्लियर होता है कि जो IUCN जो स्टेटस है ना नीलगिरी ताहिर का, वो एंडेंजर्ड है। उसके बाद यहाँ पर एलिफेंट और सांबर भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सांबर डीर। नेक्स्ट उसके बाद यहीं पर हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। ये एक स्टेटरी बोर्ड है जिसका एक्ट अगर हम बात करें तो जिसको एस्टेब्लिश जो है वो 1962 में किया गया है। और जो एक्ट रहता है ना इसका, वो रहता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट। तो ये एक्ट ना याद करके रखना 1960 का, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के साथ कंफ्यूज मत होना। उसके बाद नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व्स। टोटल अगर हम बात करें तो 58 जो है वो टाइगर रिजर्व्स है और प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था 1973 में। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो 58th टाइगर रिजर्व है वो बना है मध्य प्रदेश में, माधव नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद ये कुछ विटामिन है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, सोल्यूबल कहाँ पर है, फैट में। और सोर्सेज ये दिए रखे हैं जैसे कि ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स हो गया, ऑरेंजेस, कैरेट, ठीक है, ब्रोकली, वाटरमेलन, इनमें जो है वो विटामिन ए होती है, विटामिन ए। और डेफिशिएंसी जो है वो देखो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में जो है वो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। उसके बाद विटामिन B1 जिसको थाइमीन भी कहते हैं, वाटर सॉल्यूबल है। फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पीज, कॉर्न्स, ठीक है, व्हीट, मिल्क, ब्लैक बीन्स, इन सब में होती है। और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होती है विटामिन B1 से। उसका विटामिन B2 से अगर हम बात करें तो रिबोफ्लेविन इसका नाम है, वाटर सॉल्यूबल है। बनाना, डेट्स, मशरूम, ग्रेप्स, मैंगो, पीज, पंपकिन, पॉपकॉर्न इसमें होती है। और अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी से स्लो ग्रोथ होती है, प्लस सोर आइज भी होगी। देन उसका विटामिन B3, ठीक है, नाइसिन इसका जो है वो नेम है, वाटर सॉल्यूबल है। मीट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, मशरूम, गावा, इन सभी में होती है। और पेलेग्रा होता है अगर डेफिशिएंसी रहती है इसकी। विटामिन C वाटर सॉल्यूबल, फ्रेश फ्रूट्स और ब्लैक करड, ब्रोकली, गोट मिल्क और चेस्टनट इसमें होती है। और स्कर्वी होती है इसकी डेफिशिएंसी अगर ये ना हो। विटामिन D फैट सॉल्यूबल, फिश, एग, लीवर, ठीक है, बीफ, कोड, चिकन इसमें होती है। और रिकेट्स जो है वो एक मेन जो है वो डेफिशिएंसी से, मतलब रिकेट डिजीज अगर डेफिशिएंसी हो जाए। विटामिन K फैट सॉल्यूबल, पोटैटो, पंपकिन में मिलेगी, मैंगो में, मिल्क में, नट्स में। और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है विटामिन E की डेफिशिएंसी से। विटामिन K फैट सॉल्यूबल टमाटो में मिलेगा, चेस्टनट में मिलेगा, कैश्यू नट्स में मिलेगा, बीफ में मिलेगा, मैंगोज में, ग्रेप्स में। और हेमोज जो है वो इससे जो है वो डिजीज हो सकती है अगर डेफिशिएंसी रहती है। उसके बाद मिनरल्स की अगर हम बात करें, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, फास्फोरस, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फंक्शंस क्या रहता है, कैल्शियम बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। सोडियम अगर हम बात करें तो ब्लड रेगुलेशन में जो ब्लड प्रेशर है उसको प्रॉपर मैनेज करके रखता है। आयोडीन अगर हम बात करें तो हेल्थी हेयर्स को प्रमोट करता है। फास्फोरस अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ बोन्स और टीथ के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और सोर्सेज यहाँ पर इनके सारे दिए हुए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो लाइक जैसे कि कैल्शियम जो ब्लैकबेरीज में मिलेगा, डेट्स में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा। सोडियम अगर हम बात करें तो ओनियन, फ्रेश फ्रूट, स्वीट पोटैटो इसमें मिलेगा, पंपकिन सीड्स में मिलेगा, एग में मिलेगा, मिल्क में। आयोडीन अगर हम बात करें तो मिल्क में, फूड्स में, ठीक है, सी फूड्स में। और फास्फोरस अगर हम बात करें तो डेट्स, बीफ, ठीक है, टूना फिश होती है जो ओट्स, इसमें हमें फास्फोरस मिलेगा जो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, प्लस टीथ के लिए भी जो है अच्छा है। उसका नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल, ये पूरी उड़ीसा में है, लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। प्लस ये जो टेम्पल है इसको बनाया था किंग अनंता वर्मन चौदह गंगा ने। ये जो है वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का जो रूलर था, अराउंड 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ये टेम्पल है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी साइट्स है टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है भारत में? 42। एक बार इसको और चेक कर लेना, नई तो नहीं बनी है कोई। टेम्पल जो स्टाइल है ना वो कलिंग स्टाइल है, और कलिंग जो है वो नगर स्टाइल का सब स्टाइल है। देखो टेम्पल आर्किटेक्चर अगर हम बात करें
तो जनरली 3 तरह का है भारत में। एक तो है नगर स्टाइल, दूसरा है द्रविड़ स्टाइल, और नगर को शिखर स्टाइल भी कहते हैं। और इन दोनों में, मतलब इन दोनों के बीच में, यानी कि नगर स्टाइल का जो सब स्टाइल होगा दैट इज कलिंग स्टाइल। और एक हाइब्रिड स्टाइल भी होता है जो कि कर्नाटका में होशियाला टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो टेम्पल है ये हाइब्रिड होते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ नगर के होंगे और कुछ फीचर जो है वो द्रविड़ा के होंगे। जो ये जगन्नाथ टेम्पल है ना, ये रथ यात्रा के लिए बहुत फेमस है। प्लस जो हमारे 4 धाम है उसमें से एक धाम जो है वो जगन्नाथपुरी भी है। देन उसके बाद मणिकर्ण उस टाइम पे न्यूज़ में था काफ़ी, फरवरी मंथ में अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, एक हॉट स्प्रिंग है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की है? कुल्लू में, ठीक है। और जो ये टेम्पल है मणिकर्ण, मणिकर्ण साहिब, ये जो है वो पार्वती वैली के ऊपर है, पार्वती वैली में है। और रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका रहता है, यहाँ पर एक सिख गुरुद्वारा भी है, एक शिव जी भगवान जी का टेम्पल भी है, और राम भगवान जी का भी यहाँ पर टेम्पल है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो हिंदुज़म से भी लिंक कर रहा है और सिखिज़म से भी लिंक कर रहा है, तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांसेस की अगर हम बात करें, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली याद रखना, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु बीटी, ठीक है। कथक यूपी केयू या यूके, ठीक है। कथकली केरला केके, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का या एके, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरला एमके या केएम। उड़ीसा उड़ियाई उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसी उड़ीसा। सतरिया आसाम सा या एएस, ठीक है, एज भी कर सकते हैं इसको। मणिपुरी मणिपुर, तो ये ट्रिक भी रहेगी इसको याद करने की। उसके बाद नेक्स्ट है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये स्कीम जो वो 2023 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो टारगेट है कि भारतीयों को यूके में लेके जाना 2 साल के लिए। माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट, मतलब यहाँ से अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, स्पेशली 18 से 30 साल के बीच के अगर कोई बच्चे यूथ है, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको जो है वो यूके में काम करना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि 2 साल के लिए वहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी दोनों नेशंस ने एग्रीमेंट साइन किया। 2 साल बाद उनको वापस आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मिनिमम अगर हम बात करें तो आपके पास कोई ना कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक। और इसमें जो टारगेट है वो है हर घर नल से जल। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने जो है वो इसको शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कुद्रीस्तान। ये जो रीजन है ये इराक में है, ये एक ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। और इंडिया ने अभी यहाँ पर रिसेंटली मेडिकल शिपमेंट्स जो प्रोवाइड करी थी। और ये जो रीजन है ये इनहेबिटेड बाय द इनहेबिटेड बाय द कुर्द ट्राइब। जो कुर्द है वो यहाँ पर रहते हैं। ये एक माउंटेनियस रीजन है। टिग्रस और जेब, ग्रेटर जेब और टिग्रस 2 इंपॉर्टेंट रिवर है जो इस रीजन में एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट को सपोर्ट करती है। ये ऑटोनोमस रीजन है। इनकी अपनी कैपिटल भी है इराबिल, याद रखना, इराबिल जो इनकी कैपिटल भी है। उसके बाद नेक्स्ट है रस्की स्पॉटेड कैट। ये फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में स्पॉट की गई थी। ये स्मॉलेस्ट है वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कैट है और स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट नोन कैट है। प्लस इसकी हैबिटेट अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया और राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। आयुसियन स्टेटस अगर हम बात करें तो दैट इज एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड। आयुसियन कब बना है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कब बना है? कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है? 1948। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था, जिसमें टारगेट है मेक इन इंडिया की तरफ। ये कवर कर रहा है स्मॉल, मीडियम और लार्ज सभी इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो सरकार का इनिशिएटिव क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा पुस्तक स्कीम। ये जो अभी रिसेंट इनिशिएटिव है ये बजट में अनाउंस किया गया था। अभी जो रिसेंटली बजट आया 2025-26 का, इसमें फोकस किया जा रहा है डिजिटल बुक्स की तरफ, और या फिर जो स्टडी मटेरियल्स को प्रॉपर पूरा डिजिटाइज कर दिया जाए इंडियन लैंग्वेजेस में। तो जितने भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है, जैसे मान लीजिए हमारी 22 जो वो लैंग्वेजेस है जो हमारे संविधान में मेंशन्ड है 8th शेड्यूल में, उन सभी के रिगार्डिंग जो डिजिटल बुक्स होगी और फिर जो आपका प्रॉपर पूरा स्टडी मटेरियल भी डिजिटल ही मिलेगा। तो इससे क्या है कि रीजनल जो लैंग्वेजेस है उनकी प्रमोशन हो रही है। 4 न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई थी, टोटल 89 हो गई। देखो सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, टोटल 20। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो ये जो 2 है ना, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, सकर कलोई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार के पास में है।
थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। ये तो दो कॉमन है, इसमें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि तमिलनाडु में 20 है, लेकिन बाकी जो दो है ना वो याद करनी है, ठीक है। उधीवा लेक ये झारखंड में है और ये झारखंड की पहली रामसर साइट है। सेकंड उसके बाद केंचो पलरी, ये जो है वो लेक है, ये सिक्किम में है, ये एक सेक्रेड लेक है हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए, और ये जो है वो इसको जो है वो एक विश फुलफिलिंग लेक भी कहा जाता है। ये फिश नहीं होगा यहां पर, विश कर देना है इसको, विश फुलफिलिंग लेक भी जो है वो इसको कहा जाता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट और, हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? कौन कौन सी? पोंगोंग, पोंगलेक, चंद्रताल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनलैंड मैंग्रोव्स ऑफ गुनेरी, ये अंतिम निशानी है मैंग्रोव की, जो इनलैंड स्पेशली मतलब धरती के अंदर है। जो एक तो ना सी साइट होते हैं, लेकिन ये सी साइट नहीं है, समुद्र से थोड़ा सा 45 किलोमीटर दूर है, और ये लास्ट रिमेन्स है इनलैंड मैंग्रोव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है वो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको अपनी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। कच्छ रीजन में गुजरात के लोकेटेड है, और ये लाइमस्टोन रीजन है जहां पर सर्वाइव करते हैं। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जहां पर भी लाइमस्टोन होता है ना, वहां पे पॉसिबिलिटी रहता है कि वहां पे क्रास्ट टोपोग्राफी होती है, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद जो आपको यहां पे याद रखना है कि पॉसिबिलिटी रहती है कि रिवर जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो करेगी। भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो अंडरग्राउंड फ्लो करती है और बहुत फेमस है? लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है। देन उसके बाद नीति आयोग की वर्कशॉप ऑन सर्कुलर इकोनॉमी, ये जयपुर में हुई थी। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, तो ये जो है आपका 30 जनवरी को होता है। मेट्रियट डे भी होता है, इस दिन जो है महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। कैनबिस कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चरल, मेडिसिनल एंड ट्रेडिशनल रिसर्च, ये अप्रूव किया था एचपी गवर्नमेंट ने। युवा सेना मेडल विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को मिला है, और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंटी पायरेसी मिशन में, जो कि अरेबियन सी में किया था। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई रिलीज करता है, एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो हमें याद रखना है कि आरबीआई जो है वो उसको रिलीज करता है, और जो फर्स्ट है वो 2021 में जो है वो शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है टाइफून। टाइफून जो है एक मिड रेंज मिसाइल सिस्टम है यूएस का, और फिलीपींस ने अभी रिसेंटली ये कहा था कि वो जो है वो जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, वहां से इसको हटा देंगे अगर चाइना जो है वो अब जो गलत जो वो कब्जे कर रहा है उसको करना बंद कर दे। उसके बाद नेक्स्ट है स्वरेल एप्लीकेशन। ये जो स्वरेल एप्लीकेशन है ये इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस करी। जितनी भी रेलवे की सर्विसेज है ना, टिकट बुक, इंक्वायरी, वो सभी आप यहां पर कर सकते हैं, एक जो है वो ऐप बना दी। उसके बाद नेक्स्ट है IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक ने क्या मतलब, अभी इसके ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है, ठीक है, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी जो डेफिशिएंसीज रह रही है, जो इनकी रेगुलेटरी जो आपकी पेमेंट रहती है कम, उसमें जाओ थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिले, तो यहाँ पर आरबीआई ने फिर पेनल्टीज इनके ऊपर लगाई। ये जो IPPB है ये एस्टेब्लिश किया गया है 2018 में, और अभी सबसे सेफ है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। अगर हम ऑनलाइन अपने पास अपनी सेविंग रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। 100% गवर्नमेंट ओन्ड है ये, याद रखना 100% गवर्नमेंट ओन्ड है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अराकू वैली, ये आंध्र प्रदेश में है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का नहीं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना आंध्र प्रदेश में है अराकू वैली, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और इसको ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी जो है वो कहा जाता है। प्लस एक पॉइंट आपको और याद रखना है, अराकू अर्बेसिया कॉफी, ये जीआई टैग मिला है इसको 2019 में, काफी इंपॉर्टेंट है। और जीआई टैग जो है वो 1999 का एक्ट है, जीआई एक्ट, उसके अंडर दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग देने का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक जो है वो प्रोडक्ट है, हम उसको एक रीजनल पहचान दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बनेगी और वो रीजन की पहचान भी बनेगी। दीपर बिल की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक है असम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ये रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी 2009 में। टोटल अभी अगर हम बात करें तो 89 जो है वो रामसर साइट्स है। और कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है?
तमिलनाडु, ठीक है। और कितनी है? 20। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में टोटल मेंबर कितने हैं अभी? ईरान लेटेस्ट मेंबर बना है कब? 2024 या 22? 24 सर। पक्का 24 है या 2022 है? ईरान ब्रिक्स का मेंबर कब बना था, एक बार फिर सोच लो। ब्रिक्स कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है मुझे बताओ। अच्छा, ब्रिक्स कब बना है? ठीक है, जो ये ईरान है ना, 2022 में बात करनी शुरू कर दी थी इन्होंने कि हमें मेंबरशिप चाहिए। 1998 नहीं, 2009 में, ठीक है। और 2011 में फिर पूरा ब्रिक्स बन गया था ऐसे, यानी कि साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया था। सबसे पहले क्या हुआ था कि ईरान ने 2022 में रेकमेंड ये कहा था कि मुझे मेंबर बनना है, फिर 2023 से जाओ बातचीत शुरू हो गई थी। और फाइनली क्या होता है कि जो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 में जाओ फिर फुल टाइम मेंबर बन जाता है ईरान ब्रिक्स का। ब्रिक्स का यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग हुई है मार्च 2025 में, ये मीटिंग अभी हुई, ठीक है। मेंशन तो ये फैब में कर दिया था और इंडिया ने इसको होस्ट किया था। थीम अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका समिट कहाँ होगा इस साल? चाइना में। नेक्स्ट है इनॉग्रल राइजीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। राइजीना है तो इसका मतलब ये मत है कि ये मत सोचना कि दिल्ली में हुई है। 2025 का पहला समिट है ये, अबू धाबी। और कहां पर हुआ? अबू धाबी, UAE में। इसमें चीफ गेस्ट जो है वो S जयशंकर जी थे। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इंडिया UAE के जो रिलेशंस है उनको और स्ट्रेंथन करना जियो पॉलिटिकल लेवल और जियो इकोनॉमिक लेवल पर, ताकि जितने भी जो इश्यूज रहते हैं जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक उसको एड्रेस किया जा सके और ट्रेड और कॉमर्स को और इंक्रीज किया जा सके। तो याद रखना, इनॉग्रल राइजीना मिडल ईस्ट जो कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट 2025 की, वो कहां पर हुई है? UAE, अबू धाबी। साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल, ये पणजी में हुआ और जो थीम थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन से 5 ईयर प्लान से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान। और फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के? MS स्वामीनाथन। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ये जो है वो टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें जो आपका सतपुरा है और विंध्याचल, इन दोनों के बीच में। विंध्याचल में हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना शिखर। और जो ये सतपुरा है इसमें हाईएस्ट पीक इन सतपुरा। वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सी है? और ईस्टर्न घाट में? नहीं, वो तो अराय कोंडा नहीं है। सतपुरा में जो है अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो दैट इज धूपगिरी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विंध्याचल और सतपुरा रेंज के बीच में आता है
और ये बांधवगढ़ फोर्ट के लिए फेमस है, जो कि राम भगवान जी ने लक्ष्मण जी को गिफ्ट किया था। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन सॉल ट्रीज देखने को मिलेंगे और साथ में मिक्स्ड फॉरेस्ट प्लस ग्रासलैंड्स। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कौन सी स्टेट में है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व? नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तेलंगाना। शाबाश, तेलंगाना में है? कर्नाटक। नहीं। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट उसके बाद है कोलोरू लेक, आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर लेक है। कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, इन दोनों के बीच में जो है वो एक कोलोरू लेक सिचुएटेड है। ये ना लार्जेस्ट शेलो फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, तो मतलब भारत की तो ऑलरेडी होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था 1999 में और रामसर साइट बनी है 2002 में। कृष्णा रिवर कहां से निकलती है? कृष्णा रिवर कहां से निकलती है? केएम। मथुरा। हाँ जी, महेंद्रगिरी। केएम से याद रखना आपको इसको, ठीक है। महाबलेश्वर, ये एमके। या आप इसको काम से भी याद कर सकते हैं के एम, पर लेकिन बनेगा नहीं, तो आप सिंपल इसको याद करके चलो, ठीक है, कि एमके से कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। जीटी, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, जीटी से इसको याद कर सकते हैं। एक नर्मदा रिवर भी है, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। ना, हम नहीं बताएंगे। NA, अमरकंटक। एक और रिवर है कावेरी। ब्रह्मगिरी। CB, KM, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, नर्मदा अमरकंटक, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ये ट्रिक भी हो गई इनको याद करने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को होता है। विजन अगर हम बात करें तो प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मेजर्स, ग्लोबल हेल्थ मेजर्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस कब बना है? यूनाइटेड नेशंस कौन से एस्टेब्लिश हुआ है? 1945। 1945। वर्ल्ड बैंक कब बना है? 1944। IMF? 1944। RBI को नेशनलाइज कब किया था? 1949। 1949। SBI कब बना है? 1955। 1955। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया है और इसमें टारगेट किया गया है कि 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर कैपेसिटी हमें जनरेट करनी है बाय 2047। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हमारी 8 गीगावाट है। नेट जीरो का जो टारगेट है हमारा, नेट जीरो इमिशन टारगेट, वो कब का है? 2070। यूरोपियन यूनियन का कब का है? 2060। 2050। एक बार कंफर्म कर लेना। यूरोपियन यूनियन नेट जीरो इमिशन
टारगेट। टू 2050। देन उसके बाद ट्रेड वॉर्स, ये न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि ट्रंप जी ने कहा था कि भाई 20%, 5% इतना टैक्स लगा देंगे, ठीक है। या रेसिप्रोकल टैक्स तो आजकल चल ही रहा है कि जितना आप हमारे ऊपर लगाओगे उतना हम आपके ऊपर लगाएंगे, ऐसा टैक्स जो वो कहा यूएस के प्रेसिडेंट ने। तो ट्रेड वॉर्स लाइक कंडीशन बन सकती है, ऐसा चाइना ने वार्निंग करी। ट्रेड वॉर होती क्या है जनरली? जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है? टैरिफ हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई टैक्स ड्यूटी टैक्स लगा देना, डंपिंग ड्यूटी लगा देना। नॉन टैरिफ हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस, करेंसी मैनिपुलेशन हो सकती है, टैक्सेस लगा सकते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सभी जो वो ट्रेड वॉर में जो वो इंक्लूड होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। ये जो अलायंस है इसने काम करना शुरू किया है, अगर हम बात करें, या अभी जो न्यूज़ में थी ना जब ये, तो न्यूज़ में इसलिए थी कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ये जो अलायंस है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च करी थी 2023 में। जब जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको पूरे 50 साल कवर हो गए। कब किया था हमने प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसको लॉन्च? 1973। और जो इसमें हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो भारत में है, और इसमें मेंबर्स अगर हम बात करें तो 95 आते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 95 मेंबर्स है, ये याद रखना। टारगेट क्या है? टारगेट है टाइगर कंजर्वेशन, मतलब या फिर बिग कैट कंजर्वेशन, जो बड़ी कैट्स है ना उनके कंजर्वेशन, जो बहुत डेंजरस होती है, लाइक जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है, चीता, जैगवार, पूमा, ये इन सभी के कंजर्वेशन की बात की जा रही है। जैगवार और पूमा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी भारत में है। इनके आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस भी है, जैसे टाइगर का इंडेंजर्ड है, लायन का वनरेबल है, लेपर्ड का वनरेबल है, स्नो लेपर्ड का वनरेबल है, चीता का अगर हम बात करें तो वनरेबल है, जगवार का बात करें तो नियर थ्रेटेंड, और पूमा का अगर हम बात करें तो लीस्ट कंसर्न। तो ये दोनों भारत में नहीं है, बाकी सभी भारत में है। और स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश से किस तरह से लिंक करता है स्नो लेपर्ड? स्टेट एनिमल, ठीक है। नेशनल एनिमल क्या है हमारा? नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर। ओके, मेरीन एनिमल क्या है हमारा? ठीक है, ओके। और हेरिटेज एनिमल? एलिफेंट। मिथिकेतम शोला नेशनल पार्क, ये केरला में है। ये जो नेशनल पार्क है ये शोला फॉरेस्ट के लिए फेमस है, और एलिफेंट कॉरिडोर है ये एक तरह से। शोला फॉरेस्ट क्या होते हैं? एवरग्रीन वेजिटेशन जो कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी, उसको शोला फॉरेस्ट कहते हैं। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 2003 में। अच्छा मुझे बताओ, नेशनल पार्क में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो अलाउ होगी? क्या कोई एक्टिव? हाँ जी। सेटलमेंट। नहीं होती है, कोई भी नहीं। और अगर होगी तो वो सिर्फ साइंटिफिक होगी, बहुत रेयर। नेशनल पार्क अगर किसी को डिक्लेयर कर रहे हैं ना तो उसके लिए कानून होता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्रॉपर, कि इस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। नेशनल एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सभी के सभी कोर एरिया में आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है होलिंगापुर गिबॉन सेंचुरी, ये आसाम में है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। थीम अगर हम बात करें तो यूनाइटेड बाय यूनिक। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जिसको होस्ट किया था मलेशिया ने, जीता भारत ने है, डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को। जब पहला हुआ था 2023 में तो होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया था, सेम रिजल्ट, जीता भारत था, लेकिन डिफीट हमने इस बार इंग्लैंड को किया था। तो दूसरी बार जब हम जीते हैं तो हमने किसको डिफीट किया? ऑस्ट्रेलिया को। पहली बार हमने किसको डिफीट किया था? इंग्लैंड को। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो सेकंड है हमारा इसमें रैंक। टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो एक तरह से पीसफुल सोल्यूशन है जो कि हम फॉलो करते हैं
इंडिया और मतलब इजराइल और पैलेस्टीन के लिए इंडिया की तरफ से एक ऑप्शन रहता है कि 2 स्टेट नेशन, ताकि आप जो लड़ रहे हो उस लड़ाई को बंद करो और 2 अलग अलग जो है वो रीजन को डिवाइड कर लो। रेपो रेट 6.50 से लेकर पहली बार तो नहीं लेकिन काफी समय बाद जो है वो 6.25 किया गया। रेपो रेट क्या होता है? एक रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, जिसके ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है। ये एक मॉनेटरी टूल है जो मार्केट में लिक्विडिटी को, मार्केट में कितना पैसा रहेगा उसको प्रॉपर पूरा डिसाइड करता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्स। 3 जो है वो आरबीआई की साइड से होते हैं, 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। और आरबीआई का जो गवर्नर है ना, वो इसका एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होता है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का मतलब क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट मार्केट में पैसा को देखे, मार्केट में प्रॉपर पैसे को मैनेज करे, तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी, और जब आरबीआई करता है तो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट है, भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली प्रोहिबिट किया है बैगिंग को अक्रॉस ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो जो भोपाल जो सिटी है वहां पर ये कहा गया है कि जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि बैगिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी सारे के सारे पब्लिक प्लेसेस में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको बनाया गया है 2002 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में। और रोम स्टेट्यूट के बाद ये बना है, अडॉप्ट 1998 में किया गया था, काम करना शुरू किया 2002 में। 125 मेंबर है इसमें। रिसेंट मेंबर अगर हम बात करें तो यूक्रेन बना है 2025 में, और इससे पहले मलेशिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक नोट आपको याद रखना है, इंडिया, यूएसए, रशिया, इजराइल, चाइना इसके मेंबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको एस्टेब्लिश किया गया 1945 में। ये यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग, नीदरलैंड में है। और हमारे कौन पर्सनालिटी है यहाँ पर? हमारे यहाँ से दलवीर भंडारी जज है जो यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1987 में, और इसमें 32 मेंबर्स होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, और इनका जो मेन टारगेट है प्रमोट करना गोल्ड को एज एन स्ट्रेटेजिक एसेट। भारत में अगर हम बात करें गोल्ड रिजर्व्स की, तो बिहार में सबसे ज्यादा, उसके बाद राजस्थान, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल। ग्लोबल लेवल पर अगर हम चले तो यूएसए पहले नंबर पर आता है, फिर जर्मनी तीसरे पर इटली, 4th पर फ्रांस, 5th पर चाइना, 6th पर स्विट्जरलैंड, 7th पर इंडिया, और 8th पर आता है जापान। तो यूएस इसलिए पावरफुल नेशन है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। वो कभी भी अमीर बन सकता है गोल्ड को बेच के दोबारा से। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिसको 2006 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 47 इसमें मेंबर्स है। अब हमारे को ये क्यों याद करना है, हमने पहले बात करी थी यूएस ने विड्रॉ किया, यूएस के साथ साथ इजराइल भी इससे बाहर चला गया। देन उसके बाद अटाकामा डेजर्ट नॉर्दर्न चिले में है, एंडीज और पैसिफिक ओशन के बीच में है। और ये जो रीजन है ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल है, सपोर्ट करता है। और अटाकामा डेजर्ट वन ऑफ द ड्राइएस्ट रीजन है। और ड्राइएस्ट क्यों है? ये हम्बोल्ट करंट की वजह से। ये कोल्ड करंट है। क्या होते हैं कोल्ड करंट और वार्म करंट? सर वार्म करंट होते हैं जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, और कोल्ड जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल। इनका नाम है शिगो गेइले। ये एक अटॉर्नी है, यानी कि लॉयर है बाय प्रोफेशन। साउथ अफ्रीका की ये है, 2025 में इनको टाइटल मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता फोर्ट। अभी कोलकाता का जो फोर्ट विलियम था ना, उसका नाम बन गया है विजय दुर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या नाम बन गया है? विजय दुर्ग। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे फरवरी मंथ के, फर्स्ट पार्ट था। आई होप ये कंटेंट जितना भी हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।